नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी जीवन सार। कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लीजिए सुनिए कहानी। मेरा जन्म संवत 1967 में हुआ। पिता डाकखाने में क्लर्क थे, माता मरीज़। एक बड़ी बहन भी थी। उस समय पिताजी शायद 20 रुपये पाते थे। 40 रुपये तक पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो गई। यूँ वह बड़े ही विचारशील, जीवन पथ पर आंखें खोलकर चलने वाले आदमी थे, लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गए और खुद तो गिरे ही थे, उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। 15 साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भर बाद परलोक सिधारे। उस समय मैं 9वें दर्जे में पढ़ता था। घर में मेरी स्त्री थी, विमाता थी, उनके 2 बालक थे और आमदनी 1 पैसे की नहीं। घर में जो कुछ ले पूंजी थी वह पिताजी की 6 महीने की बीमारी और क्रियाक्रम में खर्च हो चुकी थी। और मुझे अरमान था वकील बनने का और एमए पास करने का। नौकरी उस ज़माने में भी इतनी ही दुष्प्राप्य थी जितनी अब है। दौड़ धूप करके शायद 10-12 की कोई जगह पा जाता, पर यहाँ तो आगे बढ़ने की धुन थी। पाँव में लोहे की नहीं, अष्ट धातु की बेड़ियाँ थी और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर। पाँव में जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे, महंगी अलग 10 सेर के जौ थे। स्कूल के 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन थे। 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहाँ से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज़ चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुँच सकता और प्रातःकाल 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल न पहुँचता। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और ना जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे हुए था। मैट्रिकुलेशन तो किसी तरह पास हो गया, पर आया 2nd डिवीज़न में और क्वींस कॉलेज में भर्ती होने की आशा न रही। फीस केवल अव्वल दर्जे वाले की ही माफ़ हो सकती थी। संयोग से उसी साल हिंदू कॉलेज खुल गया। मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया। प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन। उनके मकान पर गया। वह पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे। कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे, मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान न था। मेरी प्रार्थना सुनकर आधी ही कहने पाया था। बोले कि घर में कॉलेज की बातचीत नहीं करता, कॉलेज में आओ। खैर, कॉलेज में गया। मुलाकात हुई, पर निराशजनक। फीस मुआफ़ न हो सकती थी। अब क्या करूं? अगर प्रतिष्ठित सिफारिशें ला सकता तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता, लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था। रोज़ घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं, पर 12 मील की मंजिल मारकर शाम को घर लौट आता। किससे कहूं? कोई अपना पुछतर न था। कई दिनों के बाद एक सिफारिश मिली। एक ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की प्रबंधकारिणी सभा में थे। उनसे जाकर रोया। उन्हें मुझ पर दया आ गई। सिफारिशी चिट्ठी दे दी। उस समय मेरे आनंद की सीमा न रही। खुश होता हुआ घर आया। दूसरे दिन प्रिंसिपल से मिलने का इरादा था, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वर आ गया और 2 सप्ताह से पहले न हिला। नीम का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया। एक दिन द्वार पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी आ गए। मेरी दशा देखकर समाचार पूछा और तुरंत खेतों में जाकर एक जड़ खोद लाए और उसे धोकर 7 दाने काली मिर्च के साथ पिसवा कर मुझे पिला दिया।
उसने जादू सा असर किया। ज्वर चढ़ने में घंटे ही भर की देर थी, इस औषधि ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया। मैंने पंडित जी से बार बार उस जड़ी का नाम पूछा, पर उन्होंने न बताया। कहा नाम बता देने से उसका असर जाता रहेगा। 1 महीने बाद मैं फिर मिस्टर रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई। प्रिंसिपल ने मेरी तरफ तीव्र नेत्रों से देखकर पूछा, इतने दिनों कहाँ थे? बीमार हो गया था। क्या बीमारी थी? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार न था। अगर ज्वर बताता हूँ तो शायद साहब मुझे झूठा समझे। ज्वर मेरी समझ में हल्की सी चीज़ थी, जिसके लिए इतनी लंबी गैर हाजिरी अनावश्यक थी। कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जो अपनी कष्ट साध्यता के कारण दया को भी उभारे। उस वक्त मुझे और किसी बीमारी का नाम याद न आया। ठाकुर इंद्र नारायण सिंह से जब मैं सिफारिश के लिए मिला था तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी। वह शब्द मुझे याद आ गया। मैंने कहा, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर। साहब ने विस्मित होकर मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो? जी हाँ। अच्छा, प्रवेश पत्र भर कर लाओ। मैंने समझा बेड़ा पार हुआ। फॉर्म लिया, खाना पूरी की और पेश कर दिया। साहब उस समय कोई क्लास ले रहे थे। 3 बजे मुझे फॉर्म वापस मिला। उस पर लिखा था, इसकी योग्यता की जांच की जाए। यह नई समस्या उपस्थित हुई। मेरा दिल बैठ गया। अंग्रेज़ी के सिवा और किसी विषय में पास होने की मुझे आशा न थी, और बीज गणित और रेखा गणित से तो रूह कांपती थी। जो कुछ याद आता था वह भी भूल भाल गया था। लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था? भाग्य का भरोसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया। प्रोफेसर साहब बंगाली थे, अंग्रेज़ी पढ़ा रहे थे। वॉशिंगटन इरविंग का रीप वॉन विंकल था। मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और 2 ही 4 मिनट में मुझे ज्ञात हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने विषय के ज्ञाता हैं। घंटा समाप्त होने पर उन्होंने आज के पाठ पर मुझसे कई प्रश्न किए और फॉर्म पर संतोषजनक लिख दिया। दूसरा घंटा बीज गणित का था। इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे। मैंने अपना फॉर्म दिखाया। नई संस्थाओं मंस प्रायः वही छात्र आते हैं जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। यहाँ भी यही हाल था। क्लासों में अयोग्य छात्र भरे हुए थे। पहले रेले में जो आया वह भर्ती हो गया। भूख में साग पात सभी रुचिकर होता है। अब पेट भर गया था। छात्र चुन चुन कर लिए जाते थे। इन प्रोफेसर साहब ने गणित में मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया। फॉर्म पर गणित के खाने में असंतोषजनक लिख दिया। मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया, सीधा घर चला आया। गणित मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी थी, कभी उस पर न चढ़ सका। इंटरमीडिएट में 2 बार गणित में फेल हुआ और निराश होकर इम्तहान देना छोड़ दिया। 10-12 साल के बाद जब गणित की परीक्षा में अख्तियारी हो गई, तब मैंने दूसरे विषय लेकर उसे आसानी से पास कर लिया। उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने कितने युवकों की आकांक्षाओं का खून किया, कौन कह सकता है। खैर, मैं निराश होकर घर तो लौट आया, लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता? किसी तरह गणित को सुधारूं और कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यही धुन थी। इसके लिए शहर में रहना ज़रूरी था। संयोग से एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया। 5 रुपये वेतन ठहरा। मैंने 2 रुपये में अपना गुजर करके 3 रुपये घर पर देने का निश्चय किया। वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी, उसी में रहने की आज्ञा ले ली। एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया। बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा। घर से कुछ बर्तन भी लाया। एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो मांज कर लाइब्रेरी चला जाता। गणित तो बहाना था, उपन्यास आदि पढ़ा करता। पंडित रतननाथ दर का फसाना ए आज़ाद उन्हीं दिनों पढ़ा। चंद्रकांता संतति भी पढ़ी। बंकिम बाबू के उर्दू अनुवाद जितने पुस्तकालय में मिले सब पढ़ डाले।
जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था उनके साले मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे यह पद मिला था। उनसे दोस्ती थी, इसलिए जब ज़रूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था। वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था। कभी 2 रुपये हाथ आते, कभी 3। जिस दिन वेतन के 2-3 रुपये मिलते, मेरा संयम हाथ से निकल जाता। प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले जाती। 2-3 आने पैसे खाकर ही उठता। उसी दिन घर जाता और 2-2.5 रुपये दे आता। दूसरे दिन से फिर उधार लेना शुरू कर देता, लेकिन कभी कभी उधार मांगने में संकोच भी होता और दिन का दिन निराहार व्रत रखना पड़ जाता। इस तरह 4-5 महीने बीते। इस बीच एक बजाज से 2-2.5 रुपये के कपड़े लिए थे। रोज़ उधर से निकलता था। उसे मुझ पर विश्वास हो गया था। जब महीने 2 महीने निकल गए और मैं रुपए न चुका सका तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। चक्कर देकर निकल जाता। 3 साल के बाद उसके रुपए अदा कर सका। उसी ज़माने में शहर का एक बेलदार मुझसे हिंदी पढ़ने आया करता था। वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था। जान लो भैया उसका सखुन तकिया था। हम लोग उसे जान लो भैया ही कहा करते थे। एक बार मैंने उससे भी 8 आने पैसे उधार लिए थे। वह पैसे उसने मुझसे मेरे घर गांव में जाकर 5 साल बाद वसूल किए। मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन दिन दिन निराश होता जाता था। जी चाहता था कहीं नौकरी कर लूं, पर नौकरी कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है यह न जानता था। जाड़ों के दिन थे, पास एक कौड़ी न थी। 2 दिन 1-1 पैसे का चबेना खाकर काटे थे। मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था, या संकोचवश मैं उससे मांग न सका था। चिराग जल चुके थे। मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया था। चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी। 2 साल हुए खरीदी थी। अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया। किताब 2 रुपये की थी, लेकिन एक पर सौदा ठीक हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतरा ही था कि एक बड़ी बड़ी मूँछों वाले सौम्य पुरुष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुए थे, मुझसे पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा, पढ़ना तो कहीं नहीं है, पर आशा करता हूँ कि कहीं नाम लिखा लूँगा। मैट्रिकुलेशन पास हो? जी हाँ। नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है? नौकरी कहीं मिलती ही नहीं। वह सज्जन एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर थे। इन्हें एक सहकारी अध्यापक की ज़रूरत थी। 18 रुपये वेतन था। मैंने स्वीकार कर लिया। 18 रुपये उस ज़माने मेरी निराशा व्यथित कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान से भी ऊपर थे। मैं दूसरे दिन हेडमास्टर साहब से मिलने का वादा करके चला तो पाँव जमीन पर न पड़ते थे। यह सन 1899 की बात है। परिस्थितियों का सामना करने को तैयार था और गणित में अटक न जाता तो अवश्य आगे जाता। पर सबसे कठिन परिस्थिति यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञान शून्यता थी, जो उस समय और उसके कई साल बाद तक उस डाकू का सा व्यवहार करती थी जो छोटे बड़े सभी को एक ही खाट पर सुलाता है। मैंने पहले 1907 में गल्पें लिखनी शुरू की। डॉक्टर रवींद्रनाथ की कई गल्पें मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थीं और उनका उर्दू अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में छपवाया था। उपन्यास तो मैंने 1901 ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला और दूसरा 1904 में, लेकिन गल्प 1907 से पहले मैंने एक भी ना लिखी। मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न। वह 1907 में जमाना में छपी। उसके बाद मैंने 4-5 कहानियाँ लिखीं। 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन के नाम से 1909 में छपा। उस समय बंग भंग का आंदोलन हो रहा था। कांग्रेस में गर्म दल की सृष्टि हो चुकी थी। इन 5 कहानियों में स्वदेश प्रेम की महिमा गाई गई थी। उस वक्त मैं शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर ज़िले में तैनात था। पुस्तक को छपे 6 महीने हो चुके थे।
एक दिन मैं रात को अपनी रावटी में बैठा हुआ था कि मेरा नाम जिलाधीश का परवाना पहुंचा कि मुझसे तुरंत मिलो। जाड़ों के दिन थे, साहब दौरे पर थे। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों रात 30-40 मील तय करके दूसरे दिन साहब से मिला। साहब के सामने सोजे वतन की एक प्रति रखी हुई थी। मेरा माथा ठनका। उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था। मुझे इसका कुछ कुछ पता मिल चुका था कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है। समझ गया उन लोगों ने मुझे खोज निकाला और इसी की जवाबदेही करने के लिए मुझे बुलाया गया है। साहब ने मुझसे पूछा, यह पुस्तक तुमने लिखी है? मैंने स्वीकार किया। साहब ने मुझसे एक एक कहानी का आशय पूछा और अंत में बिगड़कर बोले, तुम्हारी कहानियों में सिडिशन से भरा हुआ है। तुम्हारी कहानियों में सिटीजन भरा हुआ है। अपने भाग्य को बखानो कि अंग्रेज़ी अमलदारी में हो। मुग़लों का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते। तुम्हारी कहानियाँ एकांगी हैं। तुमने अंग्रेज़ी सरकार की तौहीन की है आदि। फैसला यह हुआ कि मैं सोजे वतन की सारी प्रतियां सरकार के हवाले कर दूं और साहब की अनुमति के बिना कभी कुछ न लिखूं। मैंने समझा, चलो सस्ते छूटे। 1000 प्रतियां छपी थीं। अभी मुश्किल से 300 बिकी थी। 700 प्रतियां मैंने जमाना कार्यालय से मंगवाकर साहब की सेवा में अर्पण कर दी। मैंने समझा था बला टल गई, किंतु अधिकारियों को इतनी आसानी से संतोष न हो सका। मुझे बात को मालूम हुआ कि साहब ने इस विषय में जिले के अन्य कर्मचारियों से परामर्श किया। सुपरिंटेंडेंट पुलिस, 2 डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर, जिनका मैं माथत था, मेरी तकदीर का फैसला करने बैठे। एक डिप्टी कलेक्टर साहब ने गल्पों से उद्धरण निकालकर सिद्ध किया कि इनमें आदि से अंत तक सिडिशन के सिवा और कुछ नहीं है, और सिडिशन भी साधारण नहीं बल्कि संक्रामक। पुलिस के देवता ने कहा, ऐसे खतरनाक आदमी को तो ज़रूर सख्त सज़ा देनी चाहिए। डिप्टी इंस्पेक्टर साहब मुझसे बहुत स्नेह करते थे। इस भय से कि कहीं मुआमला तूल न पकड़ ले, उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि वह मित्र भाव से मेरे राजनीतिक विचारों की थाह लें और इस कमेटी में रिपोर्ट पेश करें। उनका विचार था कि मुझे समझा दें और रिपोर्ट में लिख दें कि लेखक केवल कलम का उग्र है और राजनीतिक आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं है। कमेटी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि पुलिस के देवता उस वक्त भी पैंतरे बदलते रहे। सहसा कलेक्टर साहब ने डिप्टी इंस्पेक्टर से पूछा, आपको आशा है कि वह आपसे अपने दिल की बातें कह देगा? आप मित्र बनकर उसका भेद लेना चाहते हैं? यह तो मुखबिरी है। मैं इसे कमीनापन समझता हूँ। डिप्टी साहब अप्रतिभ होकर हकलाते हुए बोले, मैं तो हुजूर के हुक्म, साहब ने बात काटी नहीं, यह मेरा हुक्म नहीं है। मैं ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता। अगर पुस्तक के लेखक का सिडिशन साबित हो सके तो खुली अदालत में मुकदमा चलाइए, नहीं धमकी देकर छोड़ दीजिए। मुंह में राम बगल में छुरी मुझे पसंद नहीं। जब यह वृतांत डिप्टी इंस्पेक्टर साहब ने कई दिन पीछे खुद मुझसे कहा तो मैंने पूछा, क्या आप सचमुच मेरी मुखबिरी करते? वह हंसकर बोले, असंभव। कोई लाख रुपए भी देता तो न करता। मैं तो केवल अदालती कार्रवाई रोकना चाहता था और वह रुक गई। मुकदमा अदालत में आता तो सज़ा हो जाना यकीनी था। यहाँ आपकी पैरवी करने वाला भी कोई न मिलता, मगर साहब हैं शरीफ आदमी। मैंने स्वीकार किया, बहुत ही शरीफ। मैं हमीरपुर ही में था कि मुझे पेचिस की शिकायत पैदा हो गई। गर्मी के दिनों में देहातों में कोई हरी तरकारी मिलती न थी। एक बार कई दिन तक लगातार सूखी घुइयाँ खानी पड़ी। यूँ मैं घुइयों को बिच्छू समझता हूँ और तब भी समझता था, लेकिन न जाने क्यों कर यह धारणा मन में हो गई कि अजवाइन से घुइयों का बादीपन जाता रहता है। खूब अजवाइन खा लिया करता। 10-12 दिन तक किसी तरह का कष्ट न हुआ।
मैंने समझा शायद बुंदेलखंड की पहाड़ी जलवायु ने मेरी दुर्बल पाचन शक्ति को तीव्र कर दिया। लेकिन एक दिन पेट में दर्द हुआ और सारे दिन मैं मछली की भांति तड़पता रहा। फंकियाँ लगाईं मगर दर्द न कम हुआ। दूसरे दिन से पेचिश हो गई। मल के साथ आंव आने लगा, लेकिन दर्द जाता रहा। 1 महीना बीत चुका था। मैं एक कस्बे में पहुंचा तो वहां के थानेदार साहब ने मुझसे थाने में ही ठहरने और भोजन करने का आग्रह किया। कई दिन से मूंग की दाल खाते और पथ्य करते करते ऊब उठा था। सोचा क्या हरज है, आज यहीं ठहरो, भोजन तो स्वादिष्ट मिलेगा। थाने में ही अड्डा जमा दिया। दरोगा जी ने जमीकंद का सालन पकवाया, पकौड़ियाँ, दही बड़े, पुलाव। मैंने एहतियात से खाया। जमीकंद तो मैंने केवल 2 फांके खाई, लेकिन खा पीकर जब थाने के सामने दरोगा जी के फूस के बंगले में लेटा तो 2-2.5 घंटे के बाद पेट में फिर दर्द होने लगा। सारी रात और अगले दिन भर कराहता रहा। सोडे की 2 बोतलें पीने के बाद कै हुई तो जाकर चैन मिला। मुझे विश्वास हो गया यह जमीकंद की कारस्तानी है। घुइयाँ से पहले मेरी कुट्टी हो चुकी थी, अब जमीकंद से भी बैर हो गया। तब से इन दोनों चीज़ों की सूरत देखकर मैं कांप जाता हूँ। दर्द तो फिर जाता रहा, पर पेचिश ने अड्डा जमा दिया। पेट में 24 घंटे तनाव बना रहता। अफरा हुआ करता। संयम के साथ 4-5 मील टहलने जाता, व्यायाम करता, पथ्य से भोजन करता, कोई न कोई औषधि भी खाया करता, किंतु पेचिश टलने का नाम न लेती थी और देह भी घुलती जाती थी। कई बार कानपुर आकर दवा कराई। एक बार महीने भर प्रयाग में डॉक्टरी और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया, पर कोई फ़ायदा नहीं। तब मैंने तबादला कराया। चाहता था रोहेलखंड, पर पटका गया बस्ती के ज़िले में, और हल्का वह मिला जो नेपाल की तराई है। सौभाग्य से वही मेरा परिचय स्वर्गीय पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी से हुआ, जो डुमरियागंज में तहसीलदार थे। कभी कभी उनके साथ साहित्य चर्चा हो जाती थी, लेकिन यहाँ आकर पेचिश और बढ़ गई। तब मैंने 6 महीने की छुट्टी ली और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से निराश होकर काशी के एक हकीम से इलाज कराने लगा। 3-4 महीने बाद कुछ थोड़ा सा फ़ायदा तो मालूम हुआ, पर बीमारी जड़ से न गई। जब फिर बस्ती में पहुंचा तो वही हालत हो गई। तब मैंने दौरे की नौकरी छोड़ दी और बस्ती हाई स्कूल में स्कूल मास्टर हो गया। फिर यहाँ से तब्दील होकर गोरखपुर पहुँचा। पेचिश पूर्ववत जारी रही। यहाँ मेरा परिचय महावीर प्रसाद जी पोद्दार से हुआ, जो साहित्य के मर्मज्ञ, राष्ट्र के सच्चे सेवक और बड़े ही उद्योगी पुरुष हैं। मैंने बस्ती से ही सरस्वती में कई गल्पें छपवाई थीं। पोद्दार जी की प्रेरणा से मैंने फिर उपन्यास लिखा और सेवा सदन की सृष्टि हुई। वहीं मैंने प्राइवेट बीए भी पास किया। सेवा सदन का जो आदर हुआ, उससे उत्साहित होकर मैंने प्रेमाश्रम लिख डाला और गल्पें भी बराबर लिखता रहा। कुछ मित्रों की, विशेषकर पोद्दार जी की सलाह से मैंने जल चिकित्सा आरंभ की, लेकिन 3-4 महीने के स्नान और पथ्य का मेरे दुर्भाग्य से यह परिणाम हुआ कि मेरा पेट बढ़ गया और मुझे रास्ता चलने में भी दुर्बलता मालूम होने लगी। एक बार कई मित्रों के साथ मुझे एक जीने पर चढ़ने का अवसर पड़ा और लोग धड़धड़ाते हुए चले गए, पर मेरे पाँव ही न उठते थे। बड़ी मुश्किल से हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर पहुंचा। उसी दिन मुझे अपनी कमजोरी का यथार्थ ज्ञान हुआ। समझ गया अब थोड़े दिनों का और मेहमान हूँ। जल चिकित्सा बंद कर दी। एक दिन संध्या समय उर्दू बाजार में श्री दशरथ प्रसाद जी द्विवेदी, संपादक स्वदेश, से मेरी भेंट हो गई। कभी कभी उनसे भी साहित्य चर्चा होती रहती थी। उन्होंने मेरी पीली सूरत देखकर खेद के साथ कहा, बाबूजी, आप तो बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, कोई इलाज कराइए। मुझे अपनी बीमारी का जिक्र बुरा लगता था। मैं भूल जाना चाहता था कि मैं बीमार हूँ। जब 2-4 महीने ही की ज़िंदगी से नाता है तो क्यों ना हंसकर मरूं। मैंने चिढ़कर कहा, मर ही तो जाऊंगा भाई, या और कुछ। मैं मौत का स्वागत करने को तैयार हूँ। द्विवेदी जी बेचारे लज्जित हो गए।
मुझे पीछे से अपनी उग्रता पर बड़ा खेद हुआ। यह 1921 की बात है। असहयोग आंदोलन जोरों पर था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो चुका था। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दौरा किया। गाजी मियाँ के मैदान में ऊंचा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। 2 लाख से कम जवान न थे। क्या शहर क्या देहात, श्रद्धालु जनता दौड़ी चली आती थी। ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी न देखा था। महात्मा जी के दर्शनों का यह प्रताप था कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा। उसके 2 ही 4 दिन बाद मैंने अपनी 20 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब देहात में चलकर कुछ प्रचार करने की इच्छा हुई। पोद्दार जी का देहात में एक मकान था। हम और वह दोनों वहाँ चले गए और चरखे बनवाने लगे। वहाँ जाने के 1 ही सप्ताह बाद मेरी पेचिश कम होने लगी, यहाँ तक कि 1 महीने के अंदर मल के साथ आँव आना बंद हो गया। फिर मैं काशी चला आया और अपने देहात में बैठकर कुछ प्रचार और कुछ साहित्य सेवा में जीवन को सार्थक करने लगा। गुलामी से मुक्त होते ही मैं 9 साल के जीर्ण रोग से मुक्त हो गया। इस अनुभव ने मुझे कट्टर भाग्यवादी बना दिया है। अब मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है और मनुष्य का उद्योग भी इच्छा के बिना सफल नहीं होता। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।